गरीब सास की बहू बनी पुलिस वाली। अनीता रोते हुए अपनी माँ दामिनी से कहती है, माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। माँ, बिटिया, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि हम जैसे गरीबों के भाग्य में नहीं है नौकरी करना, पढ़ाई करना। माँ, मैं 5 साल से मेहनत कर रही हूँ, मुझे अपने सपने को पूरा करने दीजिए माँ। उतने में वहाँ अनीता का पिता राकेश आता है। दामिनी, कुलदीप भाई का कहना है कि वो अपने बेटे रमेश और अनीता की शादी 2 दिन बाद ही करवाना चाहते हैं। 2 दिन बाद? पर इतनी जल्दी क्यों? पता नहीं, वो कह रहे थे शादी के बाद वो इस गांव को छोड़कर रोमन गांव में रहने जा रहे हैं। वहां रमेश को कम कीमत में एक अच्छा सा घर मिल रहा है और साथ में काम भी मिल रहा है। पर माँ, तू चुप कर अनीता, इतना अच्छा रिश्ता फिर कभी नहीं मिलेगा। चलिए जी, हम शादी की तैयारियां करते हैं। शादी की बात सुनकर अनीता बहुत दुखी हो जाती है। बचपन से ही अनीता का सपना था कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनेगी, पर शादी की बात सुनकर अनीता को अपने सारे सपने चकनाचूर होती नजर आ रहे थे। 2 दिन बाद अनीता रमेश से शादी करके अपनी ससुराल चली जाती है। शादी होते ही रमेश के परिवार वाले अपना छोटा सा घर बेचकर रोमन गांव में चले आते हैं। रमेश और उसके परिवार ने पाई पाई जमा कर ये घर खरीदा था। अनीता के ससुराल में उसके सास ससुर नीलम, कुलदीप और ननंद पायल थी। एक दिन सवेरे, अनीता बहू, बाजार से सब्जी ले आ। जी माँ जी। अनीता घर से बाहर आती है। तभी रास्ते में अनीता देखती है कि 2 आदमी मिलकर एक बूढ़े आदमी को मार रहे थे। वहां गांव के कई सारे लोग जमा थे, पर कोई उस बूढ़े आदमी को नहीं बचा रहा था। ये देखकर अनीता वहां आ जाती है और उन दोनों आदमियों, जिनका नाम हरीश और चमन था, उन्हें धक्का देकर उस बूढ़े आदमी पीयूष को उठाती है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक बुजुर्ग इंसान को कोई इतनी बेरहमी से मारता है क्या? कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? तुझे पता नहीं है हम कौन है? तुम जो कोई भी हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस तरह किसी पर जुल्म करने का। तभी वहाँ उसी गांव का मुखिया सेठ बलराम आता है। अधिकार तो हमारा पूरे गांव पर है छोरी। वहाँ मौजूद सारे लोग सेठ बलराम को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी पीयूष रोते हुए आकर बलराम के कदमों में गिर जाता है। मालिक, मुझ गरीब पर ऐसा जुल्म न कीजिए। मैंने अपना खेत, अपनी जमीन तो आपको दे दी है। अब आप मेरे छोटे से घर को भी क्यों अपने नाम कर रहे हैं? अगर हम बेघर हो गए तो हम कहाँ जाएंगे मालिक? पीयूष, मैं तुम्हें घर से कहाँ निकाल रहा हूँ। तुम अपने परिवार के साथ अपने उसी घर में रहोगे। बस फर्क इतना रहेगा कि वो घर मेरे नाम रहेगा और तुम्हें महीने के महीने मुझे उस घर का किराया देना होगा, वो भी 20,000 रुपए महीना। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो बाकी गांव वालों की तरह तेरे भी परिवार का पता नहीं चलेगा। ये बात सुनकर अनीता दंग रह जाती है। तभी पीयूष अपने परिवार की जान की खातिर वहीं पर अपना घर भी बलराम के नाम कर देता है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये कैसी जबरदस्ती है? किसी गरीब पर इस तरह का जुल्म? कैसे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ये सब करते हुए? रुको, मैं अभी पुलिस के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। अनीता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हरीश, चमन, ये तेरी मिर्ची कौन है? मालिक, ये कुछ दिन पहले ही अपने परिवार के साथ इस गांव में रहने आई है। अच्छा, तो मैं सोचूं हमारे सामने खड़े रहने की हिम्मत कैसे आई इसमें? लगता है बाकी गांव वालों की तरह इसके परिवार का भी हमें सब कुछ छीनना होगा। बलराम वहाँ से चला जाता है। बलराम उस गांव का मुखिया है। वो इसी तरह से गांव वालों पर जुल्म करके उनकी जमीन, घर सब कुछ अपने नाम कर लेता है। बलराम के कहर से पूरा गांव डरता था। अब पता नहीं बलराम अनीता और उसके परिवार वालों के साथ क्या करता है। अनीता जैसे ही पुलिस थाने जाने लगती है, तभी रिया नाम की एक लड़की अनीता को रोक लेती है और उसे बलराम के कहर के बारे में सारी बात विस्तार से बता देती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अनीता बहन कि आप ये बलराम के चक्कर में ना पड़िए। इस बलराम से पूरा गांव डरता है। ये बलराम बहुत ही चालाक और खतरनाक है। पर ऐसे जुल्म सहना भी तो अपराध होता है ना। हमें हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो बलराम जैसे लोगों की ताकत और बढ़ जाएगी। अनीता बहन, अपने परिवार की जान की सलामती चाहते हो तो मेहरबानी करके आप अपने घर चली जाइए। ये बलराम बहुत खतरनाक है, वो आपके पूरे परिवार को मार देगा।
रिया अनीता को बहुत समझाती है, जिसके बाद अनीता घर चली जाती है। अनीता जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसके घर के बाहर बलराम और उसके 2 आदमी खड़े थे और कुलदीप, नीलम और पायल ये तीनों बलराम के कदमों में घुटनों के बल बैठे हुए थे। माँ जी, ससुर जी, आप लोग ये क्या कर रहे हो? आप इस बलराम के कदमों में क्यों झुक रहे हो? तेरी हिम्मत कैसी हुई बलराम यहाँ आने की? हमारी हिम्मत कितनी है तू अभी जानती कहाँ है छोरी। तुझे तो मैं। अनीता बहू, रुक जा। रमेश इसके कब्जे में है। अगर तूने इन्हें कुछ किया तो ये रमेश बेटे को जान से मार देंगे। चोरी, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। हरीश, चमन, इन लोगों को घसीटते हुए इस घर से निकाल दो। अब ये घर हमारा है। बलराम के दोनों आदमी अनीता के ससुराल वालों को उनके घर से निकाल देते हैं। कुलदीप और नीलम रोते रोते पायल और अनीता को लेकर एक छोटे से झोपड़े में चले आते हैं। रात का समय, तभी रमेश वहाँ आता है। ये सब क्या हो गया रमेश बेटा? उस बलराम ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हम गरीब के साथ उसने ऐसा क्यों किया? माँ, वो बलराम इस गांव का मुखिया है। वो बहुत खतरनाक है माँ, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, मेरा बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनने का सपना है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और एक पुलिस ऑफिसर बनकर बलराम जैसे जालिमों को उनके किए की सजा दिलवाना चाहती हूँ। अनीता अपने गरीब सास ससुर से मिन्नतें करती है कि वो उसे पुलिस ऑफिसर बनने दे। बहू, हम तेरे साथ हैं। तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, पैसा हम कमाएंगे। उसके बाद अनीता अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली जाती है। इधर उसके सास ससुर अपनी बहू की पढ़ाई के लिए गांव के कारखाने में भारी अनाज की बोरियां उठाने का काम करने लगते हैं। तभी बोरियां उठाते हुए नीलम धड़ से गिर जाती है। नीलम उठो। अरे बाप रे, तुम्हारे पैर से तो खून निकल रहा है। नीलम, तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम रहने दो नीलम। अपनी बहू का सपना पूरा करने के लिए अगर मुझे अपने शरीर का सारा खून भी बहाना पड़े ना, तो मैं खुशी खुशी बहा दूंगी। कुलदीप नीलम का हाथ पकड़कर उसे उठाता है और दोनों भारी बोरियां उठाने लगते हैं। इधर पायल लोगों के घरों में जाकर सफाई करने लगी और रमेश दिन रात मजदूरी करने लगा और इधर रात रात भर जागकर अनीता शहर में पढ़ाई करने लगी। एक दिन रात में अनीता को पढ़ाई करते करते 3 बज चुके थे। अचानक उसकी आंख लगने लगी। नहीं अनीता, तुझे सोना नहीं है, अपने लक्ष्य को पूरा कर अनीता। रास्ते में रुकावटें तो बहुत आई, पर अनीता ने हार नहीं मानी और आखिरकार कुछ ही महीनों में अनीता एक पुलिस ऑफिसर बन जाती है। शपथ लेते ही अनीता की ड्यूटी रोमन गांव में लग जाती है। बहू, आखिरकार आज तेरा सपना पूरा हो ही गया। नहीं माँ जी, अभी एक काम करना बाकी है। अनीता वर्दी पहने सीधे बलराम मुखिया के घर जाती है और बलराम को घसीटते हुए कोर्ट ले आती है। वहाँ सारा गांव मौजूद था। किस जुर्म में मुझे यहाँ लाया गया है? जज साहब, इस बलराम के खिलाफ केस मैं लड़ रही हूँ। बलराम गांव वालों की जमीन और घर जो तुमने धोखे से हड़प रखा है, वो सब इन गांव वालों को लौटा दो बलराम। इस बात का क्या सबूत है मैडम जी कि मैंने इन गांव वालों की जमीन ली है? बलराम, तुम्हारे पास 4 करोड़ की संपत्ति है। ये कहाँ से आई तुम्हारे पास, जबकि तुम तो कोई काम ही नहीं करते हो, ना ही तुम्हारा कोई कारोबार चलता है। फिर इतनी सारी संपत्ति तुम्हारे पास आई कहाँ से? ये बात सुनकर बलराम के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो क्या हुआ बलराम, आवाज नहीं निकल रही? जज साहब, इस बलराम ने गांव वालों पर जुल्म करके उनकी जमीन, घर, सब कुछ अपने नाम कर रखा है। गांव वालों पर जुल्म करके ये बहुत परेशान करता है और ये एक जुर्म है। इस बलराम को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। उसके बाद बलराम को उम्र कैद की सजा हो गई और गांव वालों को अपनी अपनी जमीन, घर सब वापस मिल गए और ये मुमकिन हो पाया केवल अनीता के कारण। ये सब देख अनीता के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। क्या बनाऊं? रसोई में बस यही 2 आलू पड़े हैं। सूखी सब्जी से तो बात नहीं बनेगी। एक काम करती हूँ, भंडारा आलू बना देती हूँ। ये कहकर गरीब बहू 2 आलू से सब्जी बना लेती है। उस गरीब बहू की रसोई में ऐसी कमी घटी रोज की बात थी। कभी आटा होता कम तो सब्जी नहीं, तो पैसे की तंगी के कारण उन्हें दूध वाली चाय को भी तरसना पड़ता। बस जैसे तैसे गरीबी में गृहस्थी की गाड़ी चल ही रही थी।
थोड़ी ही देर में पसीने से तर किशन घर आता है। दिन भर कड़ी धूप में भूखा प्यासा रहकर काम करने के कारण उस गरीब का चेहरा मुरझाया हुआ था। अजी, आप आ गए? हाँ सुमन, जोरों की भूख लगी है, खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। सुमन अपने पति, ननंद और सास को खाना परोसती है। अरे भाग्यवान, क्या दमदार भंडारा आलू बनाया है तुमने, खाकर भाई वाह, मजा आ गया। अरे बेटा, इसमें कौन सी नई बात है, मेरी बहू का हाथ जायके से भरा हुआ है। भाभी, मेरी मानो तो आप एक ढाबा खोल लो, आपके हाथ में खाना बनाने का गजब का स्वाद है, इससे आप घर बैठे बैठे अच्छा खासा कमाओगी। पूजा की कही बात सुमन को जच जाती है और वो कहती है, अजी पूजा ठीक कह रही है, क्यों ना मैं घर में ही ढाबा खोल लूं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुमन, मेरे होते हुए तुम्हारा काम करना मेरे लिए मर मिटने जैसा है। अजी, आप सारा दिन कड़ी धूप में खून पसीना बहाकर 2 पैसे कमाते हैं, तब जाकर हमारे घर का चूल्हा जलता है। अगर मैं घर में ढाबा खोल लूंगी तो उससे 2 पैसे ज्यादा आएंगे। सच तो ये था कि गरीबी और महंगाई की मार झेलकर किशन खुद में ही घुटता था, जो कि सुमन अच्छे से समझती थी। अब वो कमाने वाला एक और खाने वाले कई, उस घर की अवस्था गरीबी में ही धसी रहती है, जिसे सुमन अपने परिवार को उबारना चाहती थी। इसीलिए उसके समझाने पर हिचकते हुए किशन ने हामी भर दी, जिसके अगले ही दिन से गरीब बहू ने अपने घर के आंगन में एक मिट्टी का चूल्हा तैयार किया और वहां ग्राहकों के खाना खाने के लिए खटिये का जुगाड़ लगाया और भरी गर्मी में कड़ी मेहनत करके अपने हाथों का हुनर दिखाना शुरू कर दिया। खाने की दमदार स्वाद के चलते लोग गरीब बहू के ढाबे पर आने लगे और गोविंद उनका पहला ग्राहक बनकर आया। आइए भाई साहब, मेरे ढाबे में आपका स्वागत है। कहिए क्या खाएंगे, राजमा चावल, छोले चावल, पूरी सब्जी या तंदूर की रोटी? सभी की एक थाली लगा दो। सुमन जल्दी से खाने की थाली ग्राहक के सामने परोसती है। गोविंद को उस गरीब बहू के हाथों का जायका इतना पसंद आता है कि वो उंगलियां चाटता रह जाता है। भाई वाह, तुम्हारे ढाबे के खाने का तो जवाब ही नहीं, तुम्हारे ढाबे के खाने का स्वाद तो बड़े बड़े हलवाई को भी टक्कर दे जाए। अपनी कड़ी मेहनत के कारण बहुत ही कम समय में गरीब बहू के ढाबे की प्रसिद्धि लोगों में छा जाती है और सुमन का ढाबा चल पड़ता है। अरे वाह बहू, तेरे ढाबे के खाने के स्वाद से कितने सारे ग्राहक यहाँ बंध गए हैं। बस माँ जी, अगर इसी रफ्तार से मेरा ढाबा चलता रहा तो हम बहुत जल्दी इस गरीबी से उभर जाएंगे। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं और गुजरते दिनों के साथ मई जून की कड़ी गर्मी पड़ने लगती है और चारों तरफ आग जैसी लू भभक उठती है। चिलचिलाती गर्मी को देखकर ढाबे पर खाना खाने आने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल ठप पड़ जाती है। वो गरीब बहू रोज एक सुबह से भरी गर्मी में ढाबे का खाना तैयार करके आंखें गड़ाए ग्राहकों के आने का इंतजार करती, मगर कोई भी ग्राहक वहां नहीं आता। ये बात गरीब बहू को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों परेशान हो? अजी पता नहीं क्या हो गया है, ग्राहकों को कोई भी मेरे ढाबे पर आ ही नहीं रहा है। सारा दिन गर्मी में चूल्हा झोंक में ढाबे का खाना तैयार करती हूँ, मगर पिछले कुछ दिनों से सारा बनाया खाना खराब जा रहा है। हो सकता है ग्राहकों को किसी और ढाबे का खाना पसंद आ गया हो, इसलिए तुम्हारे ढाबे पर कोई नहीं आ रहा। अजी इस ढाबे से मेरी ढेरों आशा बंधी थी, शायद मुझे इस ढाबे को बंद कर देना चाहिए। ऐसा कहते हुए सुमन की आंखों में भरे आंसू डबडबा जाते हैं। तभी पूरब अपनी पत्नी बानी को लेकर उस गरीब बहू के ढाबे में आता है। वो पूरी तरह से पसीने में तरबतर था। अरे मेरी मदद कीजिए, मेरी पत्नी बेहोश हो गई है। जैसे ही सुमन उसकी शक्ल देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की सहेली बानी होती है। ये तो मेरी बचपन की सहेली है। पूजा, थोड़ा पानी लेकर आओ ना, ये बानी है। ये लीजिए भाभी। सुमन जैसे ही बानी की आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारती है, वही बेहोशी से बाहर आ जाती है। सुमन, तू, सालों बाद देख रही हूँ तुझे। मगर तू यहाँ आई कैसे? मैं और मेरे पति इस गांव से गुजर रहे थे, तभी गर्मी के कारण मैं बेहोश हो गई थी। दोनों सहेलियां ढेरों बातें करती हैं और बातों ही बातों में सुमन अपनी सहेली बानी को अपने ढाबे के बंद पड़ जाने की बात बताती है। अब तो इतने वक्त बाद मुझसे मिलने आई है, तो अपनी सहेली के ढाबे का खाना खाकर ही जाना। ये कहकर सुमन अपने ढाबे का खाना परोसती है। आज भी तेरे हाथों में खाना बनाने का जादू बरकरार है।
मेरी किचन क्वीन, तेरे ढाबे पर ग्राहकों के ना आने का कारण यहाँ हो रही गर्मी है। मैंने देखा था बाजार में एक और ढाबा है जहाँ एयर कंडीशनर लगा हुआ है, बस इसीलिए ग्राहकों की भीड़ ज्यादा वहीं जम रहती है। तुझे अपने ढाबे को थोड़ा सा इंटीरियर लुक देने की जरूरत है और यहाँ एक एयर कंडीशनर लगाने की जरूरत है, फिर देखना तेरा ढाबा कैसे चलता है। मगर मैं गरीब एयर कंडीशनर एसी खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊंगी? मुझसे ले ले, जब आ जाए तो लौटा देना। ये बोलकर बानी सुमन को पैसे देती है, जिसके बाद गरीब बहू अपने घर के कच्चे आंगन में टूटे फूटे हिस्से पर पैसे खर्च करके उससे अच्छे खासे ढाबे में बदल देती है और एयर कंडीशनर एसी भी लगवा देती है। साथ ही ढाबे के खाने पर डिस्काउंट का ऑफर भी लगाती है, जिससे लोगों की भीड़ गरीब बहू के एसी ढाबे में भरने लगती है। अरे जरा जल्दी से गर्मा गर्म तंदूर की रोटियां और स्वादिष्ट सी सब्जी ले आओ। अरे भाई मेरे लिए भी गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया छोले चावल ले आना। जी अभी लाई। बहू जल्दी से लोगों को खाने की थाली परोसती है। सभी लोगों के चेहरे पर पसीने की एक भी बूंद नहीं थी, बल्कि सभी के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। अरे आज तो मजा ही आ गया। एसी की ठंडी ठंडी हवा में ठाठ से बैठकर बढ़िया बढ़िया खाना खाने को जो मिला है भाई वाह। हाँ भाई, और साथ में इस ढाबे पर मुफ्त में एसी की ठंडी हवा के साथ खाने पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब तो मैं रोज इसी ढाबे पर आऊंगा। एसी ढाबे में खाने पर मिल रहे डिस्काउंट से गरीब बहू का ढाबा अब पहले से भी दुगनी तेजी से चल पड़ा। साथ ही सुमन के हाथों बनाए गए खाने में भरे जायके के कारण उसका ढाबा लोगों की पहली पसंद बनता चला गया और सारा दिन सुमन का ढाबा लोगों के ढक्कम ढेल भरा हुआ रहता, जिससे किशन भी ढाबे को चलाने में उसका भरपूर हाथ बटाने लगा। अब उन्हें अच्छी खासी कमाई होने लगती है। अजी, अब हमारे ढाबे की प्रसिद्धि चारों तरफ छा गई है और मैंने अच्छे खासे पैसे भी जमा कर लिए हैं। अब हमें नए घर की नींव रखनी चाहिए। नए घर की नींव से ही मेरी ननद की डोली उठेगी, वो भी धूमधाम से। अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते सुमन ने अपने मन की सोच को साकार कर दिखाया था और अपनी आंखों के सामने अपना नया घर बनते देखा और अपनी ननद पूजा की शादी भी पक्की कर दी, जिसमें बानी भी आई हुई थी। समझ में नहीं आ रहा कि किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं बानी। तुमने मुझ गरीब बहू के ढाबे को बंद होने से बचाया है। आज ये खुशियां तुम्हारे कारण है बानी। अरे यार, अब बस भी कर, रुलाएगी क्या पगली? एक बार तेरी ननद की शादी से निपट जाने दे, फिर जम कर तेरे ढाबे के खाने के मजे लूटूंगी। ये सुनकर सुमन मुस्कुरा देती है और पूजा की धूमधाम भरी शादी होती है, जिसके बाद सुमन फिर से अपने एसी ढाबे को चलाती है और अपने ढाबे पर आने वाले गरीब भूखों को मुफ्त में खाना खिलाती है।